ब्रिटिश संसद को दुनिया भर में संसदों की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व की सबसे पुरानी और प्रभावशाली संसदीय प्रणाली है। इसकी संरचना त्रिकोणीय है, जिसमें राजमुकुट, क्राउन, लॉर्ड सभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन्स सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, शामिल हैं। यह एक द्विसदनात्मक बाइकैमरल व्यवस्था है, जहां राजशाही के पारंपरिक गौरव और आधुनिक लोकतंत्र का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता संसद की संप्रभुता है, जिसे प्रसिद्ध विचारक एवी डाइसी ने विस्तार से समझाया है। ब्रिटेन में संसद के पास कानून बनाने की सर्वोच्च और असीमित शक्ति है। चूंकि वहां कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने का न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार नहीं है। डाइसी के शब्दों में, ब्रिटिश संसद वह सब कुछ कर सकती है जो प्राकृतिक रूप से असंभव न हो। संसद का निचला सदन, कॉमन्स सभा, ब्रिटिश लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति का केंद्र है। इसके 650 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधायी और विशेष रूप से वित्तीय मामलों में कॉमन्स सभा की प्रधानता निर्विवाद है। इस सदन के अध्यक्ष, स्पीकर, का पद अत्यंत गरिमामय और निष्पक्ष होता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पुरानी दलगत राजनीति से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है, जो वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की परंपरा को दर्शाता है। इसके विपरीत लॉर्ड सभा एक गैर निर्वाचित और पारंपरिक कुलीनतंत्रीय सदन है। समय के साथ इसकी शक्तियां अत्यंत सीमित कर दी गई हैं और अब यह मुख्य रूप से एक विलंबकारी सदन, डिलेइंग चेंबर, की भूमिका निभाता है। लॉर्ड सभा किसी वित्त विधेयक को केवल 1 माह और साधारण विधेयक को अधिकतम 1 वर्ष तक विलंबित कर सकती है, लेकिन वह कॉमन्स सभा की इच्छा को पूरी तरह से रोक नहीं सकती। निष्कर्षतः ब्रिटिश संसद राजतंत्र की ऐतिहासिक निरंतरता और लोकतंत्र की आधुनिक जनाकांक्षाओं के बीच एक आदर्श संतुलन का प्रतीक है। लॉर्ड सभा की घटती शक्तियों और कॉमन्स सभा की बढ़ती प्रधानता ने ही ब्रिटिश राजतंत्र को एक वास्तविक और जीवंत लोकतंत्र में परिवर्तित किया है। ब्रिटिश विधायी प्रक्रिया एक अत्यंत व्यवस्थित और चरणबद्ध मार्ग है, जहां एक सामान्य विधेयक को अधिनियम बनने के लिए कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन में विधेयक केवल प्रस्तुत किया जाता है, जबकि द्वितीय वाचन में उसके मूल सिद्धांतों पर व्यापक चर्चा होती है। इसके बाद समिति और रिपोर्ट अवस्था आती है, जहां विधेयक के प्रत्येक खंड की सूक्ष्म जांच की जाती है और आवश्यक संशोधनों पर विचार होता है। अंतिम रूप से तृतीय वाचन के बाद इसे शाही अनुमति, रॉयल असेंट, हेतु भेजा जाता है, जो वर्तमान में केवल एक संवैधानिक औपचारिकता मात्र रह गई है। ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र की एक अनूठी विशेषता छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, की अवधारणा है। इसमें मुख्य विपक्षी दल सरकार के प्रत्येक मंत्रालय की निगरानी के लिए अपना एक छाया मंत्री नियुक्त करता है। यह व्यवस्था विपक्ष को न केवल एक सतर्क प्रहरी बनाती है, बल्कि उसे एक वैकल्पिक सरकार के रूप में भी तैयार रखती है। छाया मंत्री संबंधित विभाग की गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है और सदन में सरकार की नीतियों को तार्किक रूप से चुनौती देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता बनी रहती है। वित्तीय मामलों में कॉमन्स सभा की सर्वोच्चता निर्विवाद है। कोई भी धन विधेयक केवल कॉमन्स सभा में ही पेश किया जा सकता है। यहाँ लॉर्ड सभा की शक्तियाँ अत्यंत सीमित हैं। वह धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। लॉर्ड सभा इसे अधिकतम 1 माह की अवधि तक ही रोक सकती है, जिसके पश्चात इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश के खजाने पर अंतिम नियंत्रण रखें। ब्रिटिश राजनीति कुछ गौरवशाली संसदीय शब्दावलियों और परंपराओं पर टिकी है। यहाँ विपक्ष को राजमुकुट का वफादार विपक्ष माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सरकार के विरोधी हो सकते हैं, पर राष्ट्र और संविधान के प्रति वफादार हैं। इसी प्रकार वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का सिद्धांत अध्यक्ष की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। हालांकि सिद्धांत रूप में संसद संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में जनमत, नैतिक परंपराएं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां उसकी असीमित शक्तियों पर एक प्रभावी अंकुश लगाती हैं। सम्राट की संवैधानिक स्थिति के बारे में प्रसिद्ध उक्ति है कि सम्राट शासन करता है, पर राज नहीं करता। द किंग रेन्स बट डज नॉट रूल।
सम्राट राज्य का औपचारिक प्रधान और गौरव का प्रतीक है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। सम्राट संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी शाही अनुमति देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इस प्रकार सम्राट ब्रिटिश राज्य की ऐतिहासिक निरंतरता और राष्ट्रीय एकता के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करता है। अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायी शक्ति का मुख्य केंद्र है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। यह एक द्विसदनीय बाइकैमरल ढांचा है, जो संघीय सिद्धांतों और जनसंख्या के बीच संतुलन बिठाता है। इसमें प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता का सदन माना जाता है, जो सीधे नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सेनेट को राज्यों का सदन कहा जाता है, जो अमेरिकी संघ की इकाइयों यानी राज्यों के हितों की रक्षा करती है। प्रतिनिधि सभा की कुल 435 सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। इस सदन की सबसे बड़ी विशेषता इसका छोटा कार्यकाल है। इसके सदस्यों का चुनाव केवल 2 वर्ष के लिए होता है, जिससे वे निरंतर जनता के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं। ब्रिटिश स्पीकर के विपरीत, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दलगत राजनीति का एक सक्रिय और शक्तिशाली हिस्सा होता है, जो सदन की विधायी प्राथमिकताओं को तय करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। इसमें संघीय समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं, चाहे उस राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो। सीनेट एक स्थायी सदन है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यह निरंतरता सीनेट को अमेरिकी राजनीति में स्थिरता और गंभीरता प्रदान करने वाला सदन बनाती है। सीनेट के पास कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो इसे प्रतिनिधि सभा से अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामले में राष्ट्रपति द्वारा की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सीनेट द्वारा पुष्टिकरण कन्फर्मेशन अनिवार्य है। इसके अलावा सीनेट महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में एक अदालत के रूप में कार्य करती है और दोष सिद्धि का अंतिम निर्णय लेती है। ये शक्तियां राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर एक प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य करती हैं। निष्कर्षतः अमेरिकी कांग्रेस शक्ति के पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। जहां प्रतिनिधि सभा लोक इच्छा का त्वरित दर्पण है, वहीं सीनेट की मजबूती अमेरिकी संघीय व्यवस्था को दुनिया की अन्य संसदीय प्रणालियों से बिल्कुल अलग और अधिक संतुलित बनाती है। सीनेट की यह विशिष्ट स्थिति ही अमेरिकी लोकतंत्र की स्थिरता की आधारशिला है। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल और शक्ति संतुलन पर आधारित व्यवस्था है। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यद्यपि सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक का जन्म केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है। इस प्रक्रिया में समितियां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिन्हें अक्सर लघु विधायिका कहा जाता है। यहीं पर विधेयक के भाग्य का फैसला होता है और उसकी सूक्ष्म जांच की जाती है। अमेरिकी सीनेट की एक अनूठी और रोचक विशेषता फिलिबस्टर है। यह एक ऐसा विधायी हथियार है जिसके तहत कोई सीनेटर अनिश्चितकालीन समय तक भाषण देकर किसी विधेयक पर मतदान को रोक सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पमत दल द्वारा बहुमत के विधेयकों में बाधा डालना है। हालांकि इस बोलने की बाधा को समाप्त करने के लिए क्लोजर की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके लिए सीनेट के 60 सदस्यों 60 वोट्स का समर्थन आवश्यक होता है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है, जहां राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। नियमित वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक को अपनी आपत्तियों के साथ वापस भेजता है। इसके अलावा एक पॉकेट वीटो भी होता है, जहां यदि कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिनों में राष्ट्रपति विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो वह स्वतः रद्द हो जाता है। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस इतनी शक्तिशाली है कि वह 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को ओवरराइड सकती है। अमेरिकी शासन प्रणाली का मूल मंत्र अवरोध और संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस है। यहाँ कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो सकता।
विधायिका बजट और नियुक्तियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, तो राष्ट्रपति वीटो शक्ति के जरिए विधायिका को संतुलित करता है। इन सबके ऊपर न्यायपालिका एक सजग प्रहरी की तरह बैठी है, जो कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कर उसे रद्द कर सकती है। अमेरिकी राजनीति को समझने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दावलियां एग्जाम स्पेशल्स जानना अनिवार्य है। जेरीमैंडरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें सत्ताधारी दल चुनावी क्षेत्रों का पक्षपातपूर्ण सीमांकन करता है। लॉग रोलिंग विधायकों के बीच तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी करूंगा वाले आपसी सहयोग या सौदेबाजी को दर्शाता है। वहीं पिजन होलिंग वह तरीका है जिसमें कोई समिति किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई न कर उसे ठंडे बस्ते में डाल देती है, जिससे वह विधेयक वहीं दम तोड़ देता है। फ्रांस की वर्तमान शासन प्रणाली पंचम गणतंत्र 1958 के संविधान पर आधारित है, जिसे जनरल डी गॉल के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इसकी प्रकृति अर्ध-अध्यक्षीय सेमी प्रेसिडेंशियल है, जो संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों का एक अनूठा मिश्रण पेश करती है। यहाँ शक्ति का संतुलन कार्यपालिका, विशेषकर राष्ट्रपति के पक्ष में झुका हुआ है, जिसके कारण फ्रांसीसी संसद की शक्तियाँ अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में काफ़ी सीमित और अनुशासित मानी जाती हैं। फ्रांसीसी संसद का निम्न सदन राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली कहलाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से अधिक शक्तिशाली है। इसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रीय सभा के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है, वह अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है। विधायी प्रक्रिया में भी यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध पैदा होता है, तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय सभा के पास ही होता है। संसद का उच्च सदन सेनेट कहलाता है, जो एक स्थायी सदन है। यह सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसमें स्थानीय और प्रादेशिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 3 साल में इसके आधे सदस्य बदल दिए जाते हैं। यद्यपि इसे राष्ट्रीय सभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन यह प्रादेशिक हितों की रक्षा करने वाले एक गरिमामय सदन के रूप में कार्य करता है। फ्रांसीसी विधायिका के कुछ विशिष्ट नियम इसे दुनिया की अन्य संसदों से अलग बनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत संसद के कानून बनाने के विषयों की एक सीमित सूची दी गई है। इसके बाहर के विषयों पर सरकार डिक्री एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के माध्यम से नियम बना सकती है। एक और रोचक नियम यह है कि यदि कोई सांसद मंत्री बनता है, तो उसे अनिवार्य रूप से अपनी संसद की सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। इसके अलावा संवैधानिक परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल यहाँ की सर्वोच्च संस्था है, जो कानूनों के लागू होने से पहले उनकी संवैधानिक वैधता की जांच करती है। निष्कर्षतः फ्रांसीसी संसद एक ऐसी अनुशासित विधायिका का उदाहरण है जिसे कार्यपालिका की अस्थिरता को रोकने के लिए जानबूझकर सीमित शक्तियों के साथ बनाया गया है। चतुर्थ गणतंत्र की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए पंचम गणतंत्र ने एक मजबूत राष्ट्रपति और एक सीमित संसद के बीच का जो संतुलन चुना है, उसने फ्रांस को एक लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक स्थिरता प्रदान की है। फ्रांसीसी विधायी प्रक्रिया में विधेयकों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। प्रधानमंत्री की ओर से आने वाले सरकारी विधेयकों को प्रोजेक्ट्स दे लोई कहा जाता है, जबकि संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत निजी विधेयकों को प्रोपोजिशंस दे लोई कहते हैं। एक रोचक प्रक्रिया नवेट है, जिसका अर्थ है विधेयक का दोनों सदनों राष्ट्रीय सभा और सीनेट के बीच तब तक शटल की तरह घूमना जब तक कि दोनों एक समान पाठ पर सहमत न हो जाएं। यदि गतिरोध बना रहता है, तो सरकार राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकती है, जो इस सदन की विधायी सर्वोच्चता को दर्शाता है। फ्रांसीसी संसद के सदनों के बीच शक्ति संतुलन स्पष्ट रूप से निचले सदन यानी राष्ट्रीय सभा के पक्ष में झुका हुआ है। राष्ट्रीय सभा के पास अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की अनन्य शक्ति है। इसके विपरीत सीनेट की भूमिका मुख्य रूप से विलंबकारी और परामर्शकारी है।
सीनेट के पास सरकार पर नियंत्रण रखने या उसे गिराने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है, जिसके कारण इसे अक्सर राष्ट्रीय सभा की तुलना में एक कमज़ोर सदन माना जाता है। फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 49.3 आर्टिकल 49.3 कार्यपालिका की एक अत्यंत शक्तिशाली और विवादास्पद विधायी शक्ति है। इसके तहत सरकार किसी विधेयक को बिना संसद में मतदान कराए ही पारित घोषित कर सकती है। इस स्थिति में संसद के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना। यदि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है या पारित नहीं हो पाता, तो वह विधेयक स्वतः कानून बन जाता है। यह प्रावधान सरकार को कठिन परिस्थितियों में भी विधायी गतिरोध को तोड़ने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। फ्रांसीसी विधायिका की संसदीय सीमाएं और चुनौतियां इसे अन्य लोकतांत्रिक देशों से अलग बनाती हैं। यहाँ कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विधायी कार्यों पर अत्यधिक नियंत्रण रहता है, जिसे निर्बल विधायिका की संज्ञा दी जाती है। संसद के अधिकार क्षेत्र को संविधान द्वारा आवंटित विषयों तक ही सीमित कर दिया गया है, और शेष सभी विषयों पर सरकार स्वयं नियम बना सकती है। यह ढांचा जानबूझकर चतुर्थ गणतंत्र की अस्थिरता को खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। निष्कर्षतः फ्रांसीसी संसद एक ऐसी तर्कसंगत, रैशनलाइज्ड संसदीय व्यवस्था का उदाहरण है जहां स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यहाँ संसद की शक्तियों को संवैधानिक रूप से सीमित और अनुशासित रखा गया है ताकि कार्यपालिका सुचारू रूप से कार्य कर सके। यद्यपि आलोचक इसे संसद का अवमूल्यन मानते हैं, लेकिन पंचम गणतंत्र की राजनीतिक सफलता और निरंतरता इसी विशिष्ट विधायी नियंत्रण पर टिकी हुई है। स्विस संघीय सभा, फेडरल असेंबली, पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे सफल और उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जानी जाती है। इसकी संरचना द्विसदनात्मक है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल, और राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, शामिल हैं। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ दोनों सदनों की शक्तियाँ पूर्णतः समान हैं। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। सदन और सदस्यता की बात करें तो राष्ट्रीय परिषद में कुल 200 सदस्य होते हैं जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्य परिषद में 46 सदस्य होते हैं जो कैंटनों, स्विस राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों सदनों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के हर विचार और भाषाई समूह को संसद में उचित स्थान मिले। स्विस प्रणाली की वास्तविक शक्ति इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हथियारों में निहित है। लोकमत संग्रह, रेफरेंडम के माध्यम से जनता संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती दे सकती है और उसे रद्द करने की वीटो शक्ति रखती है। वहीं आरंभक इनिशिएटिव के जरिए जनता स्वयं संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। इन प्रावधानों के कारण स्विस संसद कभी भी जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कानून बनाने का दुस्साहस नहीं कर सकती, क्योंकि अंतिम निर्णय हमेशा नागरिकों के हाथ में होता है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका भी दुनिया में अद्वितीय है, जिसे बहुकार्यपालिका, फेडरल काउंसिल कहा जाता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं जो सामूहिक रूप से देश का नेतृत्व करते हैं। यद्यपि ये सदस्य संसद द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद संसद इन्हें कार्यकाल के बीच में हटा नहीं सकती। यह व्यवस्था न तो पूरी तरह अध्यक्षीय है और न ही पूरी तरह संसदीय, बल्कि दोनों का एक ऐसा अनूठा मिश्रण है जो स्थायित्व और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करता है। निष्कर्षतः स्विस राजनीतिक प्रणाली पूरी तरह से सहमति की राजनीति पर आधारित है। यहाँ विधायी का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, बल्कि जनता की इच्छाओं को लागू करने वाला एक माध्यम मात्र है। जनता और संसद के बीच बना यह निरंतर संवाद और सहयोग ही स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे स्थिर और पारदर्शी लोकतंत्र बनाता है। जापानी डाइट जापान की राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और देश की एकमात्र विधायी संस्था है। इसकी वर्तमान स्थिति 1947 के शोवा लोकतांत्रिक संविधान पर आधारित है, जिसने सम्राट की शक्तियों को सीमित कर संप्रभुता जनता में निहित की। यह एक द्विसदनात्मक बाइकैमरल विधायिका है, जिसमें प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा शामिल हैं। ब्रिटिश मॉडल के विपरीत, जहां राजमुकुट का महत्व है,
जापानी डाइट संविधान के तहत शासन की वास्तविक धुरी के रूप में कार्य करती है। संसद का निम्न सदन, जिसे प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, जापानी राजनीति का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इसे समय से पूर्व भंग करने की शक्ति होती है। विधायी, वित्तीय और राजनीतिक सभी महत्वपूर्ण मामलों में इस सदन की सर्वोच्चता स्थापित है। प्रधानमंत्री का चयन और मंत्रिमंडल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना इसी सदन की मुख्य जिम्मेदारी है, जो इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्राथमिक स्तंभ बनाती है। उच्च सदन, जिसे पार्षद सभा हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहा जाता है, एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष में इसके आधे सदस्यों का चुनाव होता है। पार्षद सभा की मुख्य भूमिका विधायी प्रक्रिया में एक द्वितीय विचार सेकंड थॉट प्रदान करना है, ताकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जा सके। यह सदन जापानी लोकतंत्र में गंभीरता और निरंतरता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। जापानी विधायी प्रक्रिया में प्रतिनिधि सभा की निर्णायक शक्तियां इसे पार्षद सभा से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। बजट पारित करने और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में यदि दोनों सदनों के बीच विवाद होता है, तो प्रतिनिधि सभा का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। किसी सामान्य कानून के संदर्भ में यदि पार्षद सभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो प्रतिनिधि सभा अपने 2/3 बहुमत से उस विरोध को रद्द ओवरराइड कर कानून बना सकती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भी निम्न सदन की इच्छा को ही प्राथमिकता दी जाती है। निष्कर्षतः जापानी डाइट ब्रिटिश संसदीय मॉडल की कार्यप्रणाली और अमेरिकी संवैधानिक सिद्धांतों जैसे मानवाधिकार और कानून का शासन का एक अनूठा और सफल मिश्रण है। यहाँ प्रतिनिधि सभा की प्रधानता न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि शासन की बागडोर हमेशा जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों के हाथों में रहे। यह व्यवस्था आधुनिक जापान के विकास और उसकी लोकतांत्रिक परिपक्वता का मुख्य आधार है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को विश्व की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका माना जाता है। इसकी शक्ति का मुख्य स्रोत न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू है। इस न्यायालय में कुल 9 न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। सबसे विशिष्ट बात यह है कि यहाँ न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है, जो उन्हें किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रखता है। इसीलिए इसे संविधान का अंतिम रक्षक कहा जाता है, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार केवल इसी के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति का जन्म 1803 के ऐतिहासिक मार्बरी बनाम मार्बरी वी. मैडिसन मामले से हुआ था। इस निर्णय के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने यह स्थापित किया कि न्यायालय के पास कांग्रेस संसद द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को रद्द करने का अधिकार है जो संविधान के विरुद्ध हो। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, जो अमेरिकी व्यवस्था में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को रेखांकित करती है। इसके विपरीत ब्रिटिश न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति काफ़ी भिन्न है। लंबे समय तक ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च न्यायिक कार्य करती थी, लेकिन 2005 के संवैधानिक सुधार अधिनियम द्वारा 2009 में एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के कारण ब्रिटिश न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने या चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इसकी मुख्य भूमिका विधि के शासन रूल ऑफ लॉ की रक्षा करना और कानूनों की निष्पक्ष व्याख्या करना है। फ्रांस में न्याय की एक अनूठी दोहरी प्रणाली डुअल सिस्टम पाई जाती है। यहाँ साधारण नागरिकों के विवादों के लिए साधारण न्यायालय और नागरिकों बनाम प्रशासन के विवादों के लिए अलग से प्रशासनिक न्यायालय होते हैं। इस प्रशासनिक न्याय प्रणाली के शिखर पर राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट स्थित है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और प्रशासनिक कार्यों की विशेषज्ञता के साथ समीक्षा की जा सके। फ्रांस की एक और विशेषता वहाँ की संवैधानिक परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है। यह पारंपरिक न्यायालयों से भिन्न है क्योंकि इसकी मुख्य भूमिका किसी कानून के लागू होने से पूर्व उसकी संवैधानिकता की जांच करना है। इसमें 9 सदस्य और देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं। इसे निवारक प्रिवेंटिव
न्यायिक पुनरावलोकन का मॉडल कहा जाता है क्योंकि यह कानून बनने की प्रक्रिया के दौरान ही संवैधानिक विवादों को सुलझा लेती है। स्विस संघीय अदालत फेडरल ट्राइब्यूनल की शक्तियां वैश्विक मानकों की तुलना में काफ़ी सीमित मानी जाती हैं। इसके पास कैंटनों राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार तो है, लेकिन यह संघीय संसद फेडरल असेंबली द्वारा पारित कानूनों को रद्द नहीं कर सकती। इसका मुख्य तर्क यह है कि स्विट्जरलैंड में जनता सर्वोपरि है। यदि संसद कोई गलत कानून बनाती है तो जनता रेफरेंडम लोकमत संग्रह के माध्यम से उसे स्वयं रद्द कर सकती है। यहाँ न्यायपालिका को जनता की विधायी शक्ति से ऊपर नहीं रखा गया है। इसके विपरीत जापानी न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र और शक्तिशाली है। 1947 के शोवा संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत जापान के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की स्पष्ट शक्ति दी गई है। वह किसी भी कानून आदेश या आधिकारिक कार्य की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। जापान में एक अत्यंत अनोखा नियम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जनता द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। हर आम चुनाव के समय मतदाता यह तय करते हैं कि किसी न्यायाधीश को पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन के विभिन्न मॉडलों की तुलना करने पर दिलचस्प अंतर सामने आते हैं। अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन होता है, जहां न्यायालय कानून की तार्किकता की भी जांच करता है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत प्रमुख है, यद्यपि अब यह उचित प्रक्रिया की ओर झुक रहा है। वहीं ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का लगभग अभाव है, क्योंकि वहां संसद द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम सत्य है। इमेज कंपेयरिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रशासनिक जवाबदेही के मामले में दुनिया दो बड़े मॉडलों में बंटी है। वी डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन और अमेरिका में प्रचलित है, जहां आम नागरिक और सरकारी अधिकारी एक ही कानून और एक ही अदालत के अधीन होते हैं। इसके विपरीत फ्रांस में प्रशासनिक कानून एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की परंपरा है, जहां सरकारी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के लिए विशेष प्रशासनिक अदालतें होती हैं। यह व्यवस्था अधिकारियों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषज्ञतापूर्ण न्याय प्रदान करती है, जहां ब्रिटेन जैसे देश संसदीय संप्रभुता को महत्व देते हैं। वहीं अमेरिका और जापान जैसे राष्ट्र संविधानवाद और न्यायिक सर्वोच्चता को लोकतंत्र का रक्षक मानते हैं। ब्रिटिश मॉडल को संसदीय लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है, जहां संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रभावी है। यहाँ कार्यपालिका दो स्तरों पर विभाजित है। नाममात्र की कार्यपालिका, जिसका प्रतीक सम्राट राजमुकुट है, और वास्तविक कार्यपालिका जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट करता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता विधायिका और कार्यपालिका के बीच का घनिष्ठ संबंध और सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे संसद कॉमन्स सभा का विश्वास प्राप्त है। इसके विपरीत अमेरिकी मॉडल पूर्णतः अध्यक्षीय प्रधानता पर आधारित है। यहाँ राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट और सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। राष्ट्रपति की शक्ति का स्रोत सीधे जनता है, निर्वाचक मंडल के माध्यम से, इसलिए वह विधायी कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होता। शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स के कारण राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित होता है, जिसे केवल महाभियोग की अत्यंत कठिन प्रक्रिया द्वारा ही समय से पूर्व हटाया जा सकता है। फ्रांसीसी मॉडल को अर्ध अध्यक्षीय सेमी प्रेसिडेंशियल व्यवस्था कहा जाता है, जो संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रणालियों के गुणों को समेटे हुए है। इसमें एक द्विमुखी संरचना होती है, एक शक्तिशाली राष्ट्रपति जिसे जनता सीधे 5 वर्ष के लिए चुनती है, और एक प्रधानमंत्री जो प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख होता है और संसद के प्रति जवाबदेह होता है। फ्रांस में कभी कभी कोहैबिटेशन सहअस्तित्व की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं, जिससे सत्ता के संतुलन की परीक्षा होती है। इन तीनों मॉडलों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर दिलचस्प निष्कर्ष निकलते हैं। जवाबदेही के मामले में ब्रिटिश प्रणाली यूके सबसे ऊपर है, जबकि अमेरिकी प्रणाली यूएसए
में राष्ट्रपति की स्वायत्तता अधिक है। स्थायित्व के दृष्टिकोण से अमेरिका और फ्रांस की प्रणालियां अधिक मजबूत मानी जाती हैं, क्योंकि वहां कार्यकाल निश्चित है। जहां ब्रिटेन में शक्ति का केंद्र कैबिनेट है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति और फ्रांस में यह शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विभाजित रहती है। इमेज कंपेयरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यूके वर्सेस यूएसए वर्सेस फ्रांस। जहां ब्रिटेन का मॉडल विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय पर बल देता है, वहीं अमेरिका का मॉडल शक्तियों के पृथक्करण और व्यक्तिगत नेतृत्व पर टिका है। फ्रांस ने इन दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग चुना है ताकि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। स्विस बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव पूरी दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर 7 सदस्यों की एक परिषद फेडरल काउंसिल में निहित होती है। इस व्यवस्था में कोई भी सदस्य उच्च या निम्न नहीं होता, बल्कि सभी को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। यहाँ घूर्णी राष्ट्रपति रोटेटिंग प्रेसिडेंट की परंपरा है, जिसके तहत परिषद का प्रत्येक सदस्य बारी बारी से केवल 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनता है। यह मॉडल अत्यधिक स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के दौरान विधायिका इन्हें पद से नहीं हटा सकती। जापानी कार्यपालिका एक आधुनिक संवैधानिक राजतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1947 के संविधान के बाद सम्राट एम्परर केवल राज्य और जनता की एकता का प्रतीक रह गया है, जिसके पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं है। वास्तविक सत्ता का केंद्र कैबिनेट है, जो अपनी नीतियों के लिए डाइट संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का चयन डाइट के सदस्यों द्वारा किया जाता है और सम्राट केवल औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति करता है, जो जापानी व्यवस्था को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के काफी करीब ले आता है। जब हम उत्तरदायित्व बनाम स्थिरता की तुलना करते हैं, तो अलग अलग दर्शन सामने आते हैं। ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में कार्यपालिका संसद के प्रति अत्यधिक उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिरने का निरंतर डर बना रहता है। इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति संसद कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होता, जिससे उसे 4 वर्ष का पूर्ण स्थायित्व प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड ने इन दोनों के बीच एक अनूठा संतुलन खोजा है, जहां कार्यपालिका चुनी तो संसद द्वारा जाती है, पर उसे हटाया नहीं जा सकता, जिससे जवाबदेही और स्थिरता दोनों बनी रहती हैं। इमेज कंपेयरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यूके वर्सेस यूएसए वर्सेस फ्रांस। दुनिया भर में कार्यपालिका के प्रकारों को एक क्विक व्यू में समझा जा सकता है। ब्रिटेन और जापान में नाममात्र की कार्यपालिका सम्राट पाई जाती है, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति संघीय परिषद का बोलबाला है। फ्रांस ने एक द्विमुखी डुअल व्यवस्था अपनाई है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि वैश्विक राजनीति में सत्ता के संचालन के कितने विविध तरीके हो सकते हैं। राजनीतिक दल आधुनिक लोकतंत्र के आधारस्तंभ और प्राणवायु माने जाते हैं। इनका प्राथमिक कार्य जनता और सरकार के बीच एक जीवंत संवाद का माध्यम बनना है। ये दल न केवल जनमत का निर्माण करते हैं, बल्कि चुनाव जीतकर अपनी नीतियों को क्रियान्वित भी करते हैं। लोकतंत्र की सार्थकता इसी में है कि विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करें, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना एक संगठित संसदीय लोकतंत्र का संचालन व्यावहारिक रूप से असंभव है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था एक अनुशासित द्विदलीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ मुख्य रूप से 2 बड़े दल कंजर्वेटिव अनुदारवादी और लेबर श्रमिक पार्टी सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ब्रिटिश मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता इसका कठोर दलीय अनुशासन व्हिप है, जहां सांसद सामान्यतः अपने दल की नीतियों के विरुद्ध नहीं जाते। इसके साथ ही विपक्ष छाया मंत्रिमंडल शैडो कैबिनेट के माध्यम से सरकार की हर नीति पर पैनी नजर रखता है, जो ब्रिटिश लोकतंत्र को अत्यधिक सतर्क और उत्तरदायी बनाता है। इसके विपरीत अमेरिका में एक लचीली द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, जहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी मुख्य भूमिका में हैं। ब्रिटिश मॉडल की तुलना में यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य कभी-कभी अपने ही दल के विरुद्ध मतदान करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
अमेरिका की एक और अनूठी विशेषता प्राइमरीज है, जहां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन दल के शीर्ष नेता नहीं, बल्कि उस दल के समर्थक मतदाता स्वयं करते हैं। फ्रांस की राजनीति अपनी जटिल बहुदलीय व्यवस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ वैचारिक विविधता इतनी अधिक है कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिलना कठिन होता है, जिसके कारण अक्सर गठबंधन सरकारों कोएलिशन गवर्नमेंट्स का गठन होता है। फ्रांस की चुनाव प्रणाली भी विशिष्ट है, जिसे 2 चरणों वाली मतदान प्रणाली टू राउंड वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। यद्यपि 1958 के पंचम गणतंत्र के बाद फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है, फिर भी बहुदलीय प्रकृति के कारण गठबंधन की चुनौतियां यहां हमेशा बनी रहती हैं। तुलनात्मक निष्कर्ष क्विक समरी। जब हम इन तीनों प्रणालियों की तुलना करते हैं, तो स्थिरता के मामले में ब्रिटेन और अमेरिका की द्विदलीय व्यवस्था अधिक मजबूत दिखाई देती है। हालांकि प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से फ्रांस का बहुदलीय मॉडल अधिक लोकतांत्रिक है, क्योंकि यह विविध विचारधाराओं को स्थान देता है। दलीय अनुशासन के मामले में ब्रिटेन सबसे कठोर है, उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है, जबकि अमेरिकी व्यवस्था सबसे लचीली मानी जाती है। स्विट्जरलैंड की दलीय व्यवस्था दुनिया में सहयोग का सबसे अनूठा मॉडल पेश करती है, जिसे मैजिक फॉर्मूला कहा जाता है। इसके तहत सरकार संघीय परिषद में देश के 4 प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी एक निश्चित अनुपात में सुनिश्चित की जाती है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यहाँ पारंपरिक अर्थों में कोई विपक्षी दल नहीं होता, क्योंकि सभी प्रमुख दल सत्ता में भागीदार होते हैं। यह व्यवस्था सत्ता के संघर्ष के बजाय सहयोग और आम सहमति पर बल देती है, जिससे स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे स्थायी और स्थिर शासन प्राप्त होता है। इसके विपरीत जापान में एक प्रधान दलीय व्यवस्था डोमिनेंट पार्टी सिस्टम पाई जाती है। यद्यपि यहाँ बहुदलीय ढांचा मौजूद है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अधिकांश समय तक एक ही दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) का निरंतर वर्चस्व रहा है। जापान की आंतरिक राजनीति की एक विशिष्ट पहचान इसके दलों के भीतर मौजूद गुटों फैक्शंस का अत्यधिक प्रभाव है। यहाँ वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अक्सर अलग अलग दलों के बीच न होकर एक ही दल के विभिन्न गुटों के बीच होती है। यही कारण है कि जापानी राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद नीतियों में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। दलीय अनुशासन के मामले में वैश्विक स्तर पर बड़े अंतर दिखाई देते हैं। ब्रिटेन में दलीय अनुशासन अत्यंत कठोर है, जहां सांसदों को दल के व्हिप का कड़ाई से पालन करना पड़ता है, अन्यथा उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं अमेरिका में यह व्यवस्था काफी लचीली है। वहां के सांसद अपने व्यक्तिगत विचारों और क्षेत्रीय हितों को दल की नीतियों से ऊपर रख सकते हैं। जापान में एक अलग प्रकार का गुट आधारित अनुशासन देखा जाता है, जहां सांसद अपने दल के बजाय अपने विशिष्ट गुट के प्रति अधिक वफादार होते हैं। इमेज कंपेयरिंग पार्टी डिसिप्लिन UK वर्सेस USA वर्सेस जापान। जब हम शासन की स्थिरता का क्रम देखते हैं, तो स्विट्जरलैंड अपने सहमति मॉडल के कारण अत्यधिक स्थिरता की श्रेणी में आता है। ब्रिटेन और अमेरिका में स्पष्ट जनादेश और द्विदलीय व्यवस्था के कारण उच्च स्थिरता पाई जाती है। इसके विपरीत फ्रांस में बहुदलीय जटिलता और गठबंधन की प्रवृत्तियों के कारण तुलनात्मक रूप से स्थिरता कम रहती है। हालांकि 1958 के संवैधानिक सुधारों ने इसे पहले से काफी बेहतर बनाया है। इमेज कंपेयरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स। अंतिम सारांश, किसी भी देश में दलीय व्यवस्था का स्वरूप वहां के चुनावी कानून और राजनीतिक संस्कृति पर गहराई से निर्भर करता है। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल चुनाव लड़ने और सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे नागरिकों के राजनीतिक सामाजिकीकरण के प्रमुख निर्वाचन प्रणालियां दुनिया भर में लोकतंत्र के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली प्रचलित है, जहां जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है, भले ही उसे कुल मतों का बहुमत न मिला हो। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसी दल को मिले कुल मतों के अनुपात में ही उसे सीटें प्राप्त हों। फ्रांस ने एक अलग रास्ता चुना है, जिसे टू राउंड सिस्टम 2 चरणों वाली प्रणाली कहते हैं।
यहाँ यदि पहले चरण में किसी को स्पष्ट बहुमत 50% प्लस नहीं मिलता तो शीर्ष उम्मीदवारों के बीच दोबारा मतदान कराया जाता है ताकि विजेता को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो सके। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स वे संगठन हैं जो स्वयं सत्ता में शामिल नहीं होते बल्कि बाहर रहकर सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में ये समूह इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हें अक्सर तीसरा सदन कहा जाता है और वहाँ लॉबिंग को एक वैध और संगठित पेशा माना जाता है। ब्रिटेन में दबाव समूहों की प्रकृति थोड़ी भिन्न है। वे संसद के बजाय नौकरशाही और मंत्रियों के साथ सीधे संपर्क और तकनीकी सलाह के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इन समूहों की रणनीतियाँ भी देशों के राजनीतिक माहौल के अनुसार बदलती रहती हैं। लॉबिंग सबसे आम तरीका है जिसमें नीति निर्धारकों से प्रत्यक्ष संपर्क साधा जाता है। अमेरिका में आर्थिक सहयोग चुनावी चंदा देना एक बड़ा माध्यम है जिसके जरिए वे भावी सांसदों पर प्रभाव बनाते हैं। वहीं फ्रांस में दबाव समूहों की एक विशिष्ट पहचान जन आंदोलन हड़ताल और सड़कों पर प्रदर्शन है जो वहाँ की क्रांतिकारी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कुछ विशिष्ट चुनावी शब्दावलियाँ एग्जाम स्पेशल्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। स्विट्जरलैंड में पनैशेज की व्यवस्था है जो मतदाता को यह अनोखी स्वतंत्रता देती है कि वह एक ही मतपत्र पर विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को चुन सके। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ए.सी. फाइनर ने दबाव समूहों के अदृश्य लेकिन व्यापक प्रभाव के कारण उन्हें अनोनिमस एम्पायर अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट राजनीतिक भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज से नए नेतृत्व और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है।